इस वीडियो में हम ज्वार भाटा की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं को डिस्कस करेंगे। ज्वार भाटे को उत्पन्न करने वाले संकल्पनाओं में दो प्रकार से बांटा जाता है। एक भाग को बांटा जाता है संतुलन, ज्वारों का संतुलन मॉडल, और दूसरा मॉडल कौन सा है? गतिक मॉडल, ज्वारों का गतिक मॉडल। और सर्वाधिक मॉडल किसके अंदर आते हैं? दूसरे प्रकार में आते हैं, गतिक मॉडल में ही आते हैं। और न्यूटन का मॉडल आता है प्रथम प्रकार में, जो संतुलन मॉडल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, आगे एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें प्रथम प्रयास किसका रहा है? प्रथम मॉडल ज्वार भाटे पर किसका है? 1687 में आइजक न्यूटन सबसे पहले ज्वार भाटे की उत्पत्ति में न्यूटन ने प्रयास किया था, इसीलिए इनको ज़्यादा ज्वार भाटे में इनको प्रथम स्थान दिया जाता है। और कब की बात है ये? 1687 की बात है। आधार क्या माना इन्होंने? अपने मॉडल का आधार किस बेस पर दिया है? आधार क्या माना? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को आधार माना न्यूटन ने। और इनका मॉडल किस में आता है? जैसा कि हमने पहले बात की थी, प्रथम प्रकार में आता है, संतुलन मॉडल में इनका मॉडल आता है, ना कि डायनेमिक मॉडल में, प्रथम प्रकार में आता है। तो इनके विचारों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या कहते हैं न्यूटन क्या कहते हैं? इन्होंने क्या माना? पृथ्वी को इन्होंने समान ही माना था, उसकी स्थल और जल में अंतर को ध्यान में रखते हुए अपना मॉडल नहीं दिया था। तो क्या बोलते हैं न्यूटन की ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं, सभी क्या है? ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वो क्या करती है? अपने आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सभी में है प्रयोग करती है और एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस प्रकार से सभी ब्रह्मांड की सभी चीजें, या पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो ब्रह्मांड की, वो क्या करती है? सभी को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित करती है। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का और चंद्रमा का इसी प्रकार से एक दूसरे की ओर खिंचाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? इसी प्रकार से अभी हमारा मॉडल शुरू होता है, उसी खिंचाव से, गुरुत्वाकर्षण से ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति के लिए इन्होंने विचार दिए हैं। यानी कि ब्रह्मांड को हमने ध्यान में रखकर इस प्रकार से देखना कि पृथ्वी या चंद्रमा है, दोनों एक दूसरे को, फिर तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित करते, तभी फिर ज्वार भाटे की बात इन्होंने आगे चलकर कि किस प्रकार से खिंचाव के कारण जो है जल का उठाव हो जाता है। इनके विचार के हिसाब से मान्यता देख लेते हैं।
न्यूटन ने कहा है ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है, जिस कारण वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, जैसा कि हमने अभी बात की है। और इनमें क्या होता है, सभी में सम्मिलित होके क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की संतुलन बल में, सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल में सदा संतुलन व्यवस्था बन जाती है। इसी आधार पर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ब्रह्मांड में समस्थिति में टिके हुए हैं। लेकिन क्या है कि सूर्य का आकर्षण बल सबसे अधिक है, लेकिन वही दूरी वाली बात आ जाती है। दूरी अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, चंद्रमा का बल अत्यधिक हो जाता है, दूरी कम है और सूर्य की दूरी अधिक है। अत्यधिक होने के कारण भी उसका प्रभाव कम हो पाता है पृथ्वी पर, और चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण, वही पहले की वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दूरी के समानुपाती होता है, तो उस प्रकार से। और पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रभाव सूर्य से अधिक रहता है नजदीकी की वजह से। और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर जो है चक्कर लगाता है, जिससे दो बल उत्पन्न होते हैं। एक बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, यानी कि फुगल, फेंकना, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, फेंकना, बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है यह। और सेंट्रीपिटल में आ जाता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि केंद्र की ओर कार्य करता है। सेंट्रीपिटल में आ जाता है, जो कि केंद्र की ओर कार्य करता है। दो बल उत्पन्न हुए हैं। ये केंद्र अभिमुखी और बाहरमुखी जो बल होते हैं, ये पृथ्वी पर समान होते हैं, लेकिन समान होता है, पर चंद्रमा का आकर्षण बल असमान होता है। चंद्रमा के सामने वाली सतह होती है जो पृथ्वी के, वो नजदीक होती है, जबकि पृथ्वी के अपोजिट वाली होती है दिशा, वो विपरीत दिशा वाली, वो दूरी अधिक हो जाती है उसकी। और इसी की इच्छाओं के कारण क्या होता है कि ज्वार उत्पन्न हो जाता है पास वाली स्था पर, जो कि चंद्रमा के सामने है। और विपरीत पर भी क्या होता है, विपरीत स्थान पर भी केंद्र सारित बल अभिकेंद्र बल से अधिक हो जाता है, जिस कारण वहां पर भी ज्वार उत्पन्न हो जाता है। ये अर्थ होगी। इस पे तो हो गया चंद्रमा के कारण, और इस पर हो गया अभिसारित बल के कारण ज्वार उत्पन्न हो गया। एक बल यहाँ, एक ज्वार यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से एक समय में दो ज्वार उत्पन्न हो जाते हैं पृथ्वी पर। एक ज्वाराकर्षण के कारण और दूसरा बहिमुखी आकर्षण के सेंट्रीपिटल के कारण हो जाता है। तो ये बात इसने कही थी, न्यूटन ने कही थी। तो मेनली इन्होंने चंद्रमा को ही जो है ये ब्रह्मांड की बात लेकर अपने विचार रख दिए थे, लेकिन मूल्यांकन में कुछ देख लेते कि उन्होंने इस बात, मूल्यांकन में बात करें तो इस बात पर जरा सी भी गौर नहीं की कि सतल और जैसे स्थल और जल है पृथ्वी पर समानता नहीं है, बिल्कुल जल जल हो तब तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखकर ये सिद्धांत नहीं दिया, तो केवल जलीय सतह ही मानी है। और दोनों मानते तो इतना सक्रिय नहीं हो पाता बल। और ये जल का ऊपर उठना जो कहा है ज्वार भाटे के ज्वार के समय, ये भी क्षैतिज शक्ति के बिना नहीं हो सकता। ये भी कहा गया है कि इसमें भी क्षैतिज जो बल होता है उसका हाथ रहता है,
जबकि कहीं पर भी इस मॉडल में ऐसी कोई बल की बात नहीं हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार, संतुलन सिद्धांत के अनुसार क्या माना गया है? इस सिद्धांत के अनुसार, संतुलन सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि सभी जो स्थान है वहाँ पर एक ही समय पर ज्वार उत्पन्न होगा, पर जो है आंकड़े इसके विपरीत जाते हैं। प्रत्येक देशांतर पर एक ही समय में नहीं आता ज्वार। उदाहरण के लिए अब हम देखते हैं लिवरपूल तथा लीथ 8 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। लिवरपूल तथा लीथ जो है 8 डिग्री पश्चिम देशांतर पर अवस्थित है, परंतु इन दोनों के स्थानों के जो ज्वार में कितना अंतर रह जाता है? ज्वार के समय में 3 घंटे का अंतर रह जाता है। और इस मॉडल में यह कहा गया कि एक ही जो ज्वारी लहरों को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में अधिक समय लग जाता है, क्योंकि सभी महासागरों की तटों की रचना और जो है उनकी गहराई अलग है। वास्तव में ज्वारी तरंग स्वरूप में गमन नहीं कर पाती। और इनके विरोध में क्या कहते हैं कि असमानता को ध्यान में नहीं रखा ना इन्होंने, कि स्थल और जल असमान और वो स्थलीय भाग जो है तट इत्यादि रुकावट भी पैदा करते हैं। तो इसमें एरी ने इनकी आलोचना करते हुए कहा है, एरी बोलते हैं, सर जॉर्ज एरी ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर पृथ्वी पर ज्वार भाटे की उत्पत्ति की व्याख्या करना एक त्रुटि की बात है। ये मानते हैं कि सिर्फ जो है गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर हम ज्वार भाटा की उत्पत्ति को जोड़ के देख रहे हैं ना, ये त्रुटि की बात है। और इन्होंने गति की बात ही नहीं की, तो इसमें ज्वारीय बल के आधार पर जो स्थायी ही माना गया है, जो कि ये भी बात इस सिद्धांत की जो है आलोचना की ओर लेके जाती है। और महाद्वीपों के जो उनके अवरोध पैदा करते हैं जल में, उनको नजरअंदाजिया अनदेखा किया गया। यह परिकल्पना क्या है? वास्तविकता से काफी दूर मानी गई है। यह परिकल्पना वास्तविकता से काफी दूर मानी गई है। एरी जी भी इनकी बात से सहमत नहीं है। उन्होंने जैसे स्थायी टिकाऊ बल की जो है आलोचना की है, गति के बिना उन्होंने अधूरा ही माना है। और इसी के बाद फिर आ जाता है हमारा, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इस ज्वार भाटे से उत्पत्ति इत्यादि के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया, तो उनका प्रयास सराहनीय है। ये तो थे न्यूटन के विचार। अब हम बात करेंगे अगले जो हमारे आते हैं प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। सेकंड थ्योरी आ जाती है हमारी। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी।
किसने दिए? विलियम हेवल ने। विलियम हेवल ने। विलियम हेवल ने ये थ्योरी दी है। कब दी है? हेवल ने ये थ्योरी दी है। कब दी है? 1833 में। 1833 में यह थ्योरी दी है। और इन्हीं के साथ ही सर जॉर्ज एरी ने ज्वारों की उत्पत्ति से संबंधित अपने नहर सिद्धांत का 1842 में प्रतिपादन किया है। ये दोनों सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। दो लोगों के विचार इकट्ठे हैं। एरी के विचार भी इन्हीं के साथ, इसी सिद्धांत के साथ, नहरी सिद्धांत के साथ जोड़ के, और इनके प्रोग्रेसिव सिद्धांत को, इनका प्रयास था 1833 का, और वो आते हैं 1842 में, एरी मोटे। तो ये क्या कहते हैं और इनके मान्यता और थॉट देख लेते हैं कि ये पृथ्वी को क्या मान रहे हैं, स्थल और जल के हिसाब से देख के समान मान रहे हैं, समानताएं हैं पृथ्वी पर। और इन्होंने क्या किया है? न्यूटन के विचारों की आलोचना की है इन्होंने, जैसा कि वो समानता को शुरुआत में तो इन्होंने बात की है कि असमानता होती है पृथ्वी पर, समानता नहीं होती, जल और स्थल में असमानता आ जाती है। फिर ये कहते हैं कि इसके अलावा टाइम में भी अंतर होता है, ज्वार आने के टाइम में भी अंतर होता है, और उसके मैग्नीट्यूड में भी अंतर की बात इन्होंने की है। और ये बोलते हैं कि शिखर और गर्त भी होती है ज्वार भाटी में, शिखर और गर्त की भी बात की। ये बोल रहे हैं कि आगे चलकर ये कहते हैं कि पृथ्वी की असमानता के कारण क्या हो जाता है, जैसे इन्होंने जो है दो गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात की है। उत्तरी गोलार्ध सबसे पहले ये बोलते हैं कि क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, स्थलखंडों की जो है कमी है, और वहाँ पर क्या होगा, जल अत्यधिक है, तो सबसे पहले क्या होगी, वहाँ पर जो है तरंगे उत्पन्न होंगी। दक्षिणी गोलार्ध की बात की इसने इस प्रकार से, तो ये बोल रहे कि सबसे पहले यहाँ पर तरंगे उत्पन्न होंगी। फिर क्या होगा, तरंगे उत्पन्न यहाँ पर हुई हैं, और जो प्रथम तरंग होती है उनको नाम दिया है प्राइमरी। और फिर इसके बाद जो वो वही पूर्व पश्चिम होते हुए उत्तर जो है तटों के आने के कारण क्या हो जाती है, उत्तर की ओर चली जाती है, तो उसको नाम दे दिया जाता है सेकेंडरी तरंग। और इनके बीच में जो है, जो कि चंद्रमा या गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अपने आप ही जल की तरंगों के कारण उत्पन्न होती है, उनको नाम दे दिया जाता है गौण तरंगे। तो ये कहते हैं कि दक्षिण में सबसे पहले ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, फिर वो उत्तर की तरफ आ जाती है तट इत्यादि के कारण, खिसकाव के कारण, और उसकी दिशा उत्तर में भी ऐसे ही पश्चिम पूर्व इस प्रकार आ जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो वहाँ से उत्पन्न हुई, और जैसे जैसे उत्तर की ओर आई, वहाँ से यहाँ तक के उसके जो है देरी की बात की गई है, जो जहाँ पर उत्पन्न होती है वहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक टाइम में कमी होती है, और दूर जाने पर टाइम में लंबा टाइम हो जाता है। तो ये बात कहते हैं हेवल ये बात कहते हैं, और साथ में एरी भी, इन दोनों के जो है सिद्धांत के इकट्ठा ही बात की गई। इसी कारण से क्या हो जाता है, समय में देरी के कारण ही जो ज्वार में भी अंतर आ जाता है। तो ये बात की थी इन्होंने, ये मानते सबसे पहले कि दक्षिण में होता है,
तो इस प्रकार से उन्होंने प्रोग्रेसिव तरंगों का नाम दिया कि डायनेमिक ही होता है, क्योंकि पहले दक्षिण में थी फिर उत्तर की ओर गई। ये एरी के और जो हेवल के विचार हैं, एरी का नहरीय सिद्धांत भी इसमें शामिल हो जाता है। और अब हम इसके मूल्यांकन की बात करें, और ये भी बोल रहे हैं कि ये जो तरंग मुड़ती है तो इस पे क्या रहता है, सागर की गहराई, तटों इत्यादि के अवरोध इत्यादि का जो है प्रभाव रहता है। तो ये बात इन्होंने कह दी। और इसके मूल्यांकन या आलोचना की बात करें तो इन्होंने माना कि सबसे पहले दक्षिणी महासागरों में क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, लेकिन आंकड़े इसके विपरीत आते हैं। ज़्यादातर क्या देखा गया कि जो है उत्तरी महासागरों में ही ज़्यादा, जैसे अंटार्कटिका का जो है उत्तरी अंटार्कटिका में अत्यधिक जो है ज्वार भाटे देखे गए हैं। तो इस प्रकार से आंकड़े इसके विपरीत आ जाते हैं। इनकी यहीं पे आलोचना इसी बात से इसकी आलोचना हुई है। इस प्रकार से इनका जो है सिद्धांत एक संदेह में आ जाता है। तो ये तो थे प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी के बारे में विचार। इन्होंने डायनेमिक को शामिल किया है। तो आगे हम बात करें, इनके बाद कौन आते हैं हमारे, इनके बाद आते हैं हमारे स्टेशनरी वेव थ्योरी दी है हैरिस ने दी है। ये अमेरिका के थे। तीसरा आ जाता हमारा स्टेशनरी वेव थ्योरी दी है किसने, अमेरिकी विद्वान हैरिस ने। कब दी है हैरिस ने इसके बारे में यहाँ पर दिया नहीं गया है, मैं आपको इसीलिए पूछ रही हूँ। आप कमेंट में बताना है इसमें तो आपकी थ्योरी। इनके विचारों को इस प्रकार से देखते हैं हम। हैरिस क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया है, पृथ्वी की तुलना एक बर्तन से की है, आयताकार बर्तन। हैरिस की बात करें, हैरिस ने क्या कहा है, इन्होंने एक आयताकार बर्तन की बात की है और उससे ही पृथ्वी की तुलना की है। ये मानते हैं कि इन्होंने प्रयोग करके देखा कि एक इन्होंने बर्तन लिया है आयताकार, उस बर्तन में अगर हम एक ओर से जल को हिलाएंगे तो अन्य किसी भाग में क्या होगा, गति, और बीच का भाग रह जाएगा शांत रह जाएगा, या एक पॉइंट बनता है वहाँ पर। इस बिंदु को उन्होंने नाम दे दिया। ये बोलते हैं कि जैसे ही हमने जल को एक तरफ से बर्तन को हिलाया उठाया तो दोलन हो गया है उसके अंदर झटकों के कारण, और बीच का भाग क्या रह गया, बिना गति के रह गया। इसको उन्होंने नाम दिया है, इस बिंदु को नाम दिया है नोडल, और नोडल बिंदु नाम दिया है। बर्तन में जल तल में परिवर्तन एक सीधी रेखा के सहारे होता है, इसे नाम दिया है, परिवर्तन होने वाली लाइन को नोडल लाइन कहा है।
और जो दोलन काल है बर्तन का जल का, वो किस पर निर्भर करेगा? बर्तन की लंबाई, गहराई, उसमें लगाए जाने वाले झटके के बल पर होगा। इससे क्या समझ पाते हैं कि इसी प्रकार से पृथ्वी की भी हम बात करें तो उसमें भी सागरों में ऐसे ही जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई जंग है पर जल का ऐसे ही उठाव होने से जो है स्थायी तरंगें उत्पन्न हो जाती है और उसमें बीच बीच में जो है पॉइंट शांत जल के आ जाते हैं, जो कि सागर तल से ऊपर शांत जल रहता है। और ये क्रियाएं जो है बाहर की ओर जो है तरंगों में दोलन होता है, यह किससे होता है? यह निर्भर करेगा किसी भी सागर या महासागर की गहराई, तट का अवरोध और कई सारे जैसे ऊंचाई इत्यादि पर यह। तो इस प्रकार से हैरिस ने जो है प्रोग्रेसिव के विरोध में अपने विचार दिए थे और ये मानते कि यह सभी महासागरों में स्थायी रूप से सभी महासागरों में स्वतंत्र रूप से होता है और छिछले सागरों में जो है इनकी जो है कम उच्च ज्वार की बात की है और उच्च ज्वार जो है स्थैतिक तरंगों की ऊंचाई उतनी अधिक होती है, गहरे महासागरों में अधिक रहेगी लेकिन छिछले सागरों में कम रहेगी। थैंक यू।